हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि जब भी किसी पहली चीज़ में कोई कमी होती है तभी हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसके अंदर क्या कहा गया कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कंजर्व्ड। एनर्जी इज रिमेन कंजर्व्ड और वी कैन से दैट चेंज इन एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी अगर हम किसी सिस्टम से एनर्जी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई एक जग ले रखा है, ओके इसके अंदर अगर मैंने वाटर डाल रखा है और इसको मैं कहाँ पे रख दूँ, छत पे रख दूँ जहाँ पे तेज़ धूप हो, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट से जो हमारा पानी है वो इन्वायरमेंट से क्या करेगा, हीट लेगा और उसके बाद ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके यानी हमने हीट ली कहाँ से ली, इन्वायरमेंट से ली और वो यूज़ हो गई पानी को गर्म करने में। यानी ये वाली हीट यहाँ पे कुछ काम करने में यूज़ हुई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही बताता है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, क्योंकि जब कुछ कमियां होती है तभी तो सेकंड लॉ या फिर कोई नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब ये कमियां क्या थी, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अब हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या थी, वो क्या क्या हैं, जैसे इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, it does not tell about direction of flow of heat। ओके यानी फर्स्ट लॉ हमें हीट की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि हमें पता है कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हमें इतना बताता है कि एनर्जी है ना, एक बॉडी से अगर हीट जाएगी, मान लिया कि ये एक हॉट बॉडी है, ओके इसका टेम्परेचर T1 है, इसका और कोई भी दूसरी बॉडी ले ली मैंने, ये इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, अब यहाँ से इस टेम्परेचर से इस बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में नहीं बताता कि हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी। ये सिर्फ इतना बताता है कि इस बॉडी ने कुछ हीट दी है और वो हीट इस बॉडी को गर्म करने के लिए यूज़ हो गई है, यानी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। बट इसने ये नहीं बताया कि हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी, यानी इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, इट डज नॉट टेल about which process is feasible और which process is not feasible। यानी कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। समझेंगे इस बात को भी, which process is feasible और spontaneous। हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व्ड होगी अगर कोई प्रोसेस होता है तो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। ये सिर्फ इतना बताता है कि अगर कोई प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, और ये नहीं बताता कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब यहाँ पे नए टर्म्स आ गई हैं, एक है स्पॉन्टेनियस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं नेचर के अंदर, यानी स्पॉन्टेनियस
spontaneous process are those which occur by itself. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आइस का कोई भी एक पीस है वो आप धूप में रख देते हो तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ एक्शनल वर्क नहीं करना पड़ा. और इन द सेम सेंस आप लोगों को पता है कि जब भी हम मतलब किसी आइस को छूते हैं तो हम क्या करते हैं, ठंडा फील करते हैं. तो वो भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. और कौन से प्रोसेस हैं, जैसे ऊपर से मतलब किसी भी पहाड़ से कोई झरना नीचे की तरफ बहता है तो वो कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. यानी कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, वो प्रोसेस जो अपने आप ना हो और ना ही किसी एक्शनल वर्क, अगर हम एक्शनल एनर्जी या फिर कुछ भी सप्लाई करते हैं तो उससे ना हो, तो उन प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा थ्रू आउट द होल प्रोसेस. तो उन प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम इसको मतलब धूप में रख देते हैं ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा कि वाटर से हीट है बाहर की तरफ मतलब निकाली जाए, इससे हीट को क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए. यानी अगर हम इसको फ्रिज में रख दें तो फ्रिज क्या करेगा, इसके ऊपर वाटर के ऊपर उसका काम करेगा, यानी इसकी जितनी हीट है एक्स्ट्रा इसके अंदर उसको लेगा, निकालेगा और फिर किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ये इसको आइस के अंदर कन्वर्ट करता है. लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, थ्रू आउट काम करना पड़ा वाटर के ऊपर. तो इन प्रोसेसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. वो सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी है, चाहे प्रोसेस कौन स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस चीज़ से कि एनर्जी है यूनिवर्स की वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, चाहे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो. तो इसी कमी को पूरा करते हुए कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ओके, या फिर कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस नहीं पॉसिबल है, इन कमियों को दूर करने के लिए ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास आइस है. आइस को जब हम इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आइस के पीस हैं वो क्या है, ज़्यादा यूनिफॉर्म है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, कम यूनिफॉर्म है. यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारी आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है तो इसके अंदर रैंडमनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास एक समुद्र है. समुद्र के पानी के ऊपर जब भी रेडिएशंस गिरती हैं सूरज की तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. यानी हमारा जो वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वापस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. और हम लोगों को पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा रैंडम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि वो ज़्यादा इधर उधर घूम सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सब के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है. उस रैंडमनेस को मेजर करने के लिए ही एक टर्म को डिफाइन किया गया था जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मेजर द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. और अब आप लोग बताइए कि अगर मैं आइस ले लेती हूँ, ठीक है, आइस ले लिया,
अब ये फ्रीज के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अगर आइस फ्रीज के अंदर रखी हुई है तो हम क्या हम ये बता सकते हैं कि पहले दिन इसके अंदर रैंडमनेस इतनी थी, दूसरे दिन इसके अंदर रैंडमनेस कितनी आई है? अब आइस है तो वो आइस ही रहेगी ना। तो हम एंट्रोपी को डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम cannot be measured. बट अगर मैं ये बात करूं कि इस आइस को मैंने बाहर रख दिया, यानी फ्रीज में नहीं है, बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। मेल्ट होगा तो क्या होगा? इसकी रैंडमनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम बता सकते हैं ना कि अब पहले कितनी रैंडम थी और उसके बाद ये कितनी रैंडम हो गई, यानी कितना चेंज आया इसकी एंट्रोपी में, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एंट्रोपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस सिर्फ इसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड, बट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। can be measured। यानी चेंज इन एंट्रोपी वो क्या रहेगा? एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। अब हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात की थी। यहाँ पे देखो आइस है, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे रैंडमनेस कम है, यहाँ पे रैंडमनेस क्या है? ज़्यादा है। तो फाइनल स्टेट में रैंडमनेस अगर ज़्यादा है तो एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट वो क्या रहेगी? ज़्यादा। और एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट क्या रहेगी? कम रहेगी। तो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचर के अंदर हो रहे हैं या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस तभी अलाउड होंगे अगर उनकी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो? पॉजिटिव। इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचर के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं उन सब की एंट्रोपी का चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये सिर्फ डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करेगी कि सिस्टम ने उस प्रोसेस के दौरान कौन सा पाथ लिया है। यानी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन। ओके। और जो एंट्रोपी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये डिपेंड करती है हमारे सिस्टम के साइज के ऊपर। मैथमेटिकली एंट्रोपी को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ds इज इक्वल टू dq बाई टी। यहाँ पे ds क्या है? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq बाई टी। यहाँ पे dq क्या है कि उस प्रोसेस के दौरान हमारे सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या कितनी हीट उसने एमिट की। और टी क्या रहेगा? टी इज कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पे उस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है या फिर एमिट किया है। अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dq बाई टी। ओके, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी है ये
ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, रिवर्सिबल प्रोसेस और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस, मान लेते हैं कि आइस का ही एग्जांपल लेते हैं कि आइस ले ली। अगर आइस को मैं इन्वायरमेंट में रखती हूँ तो ये क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके लेकिन अगर मैं इसी वाटर को फ्रीज के अंदर रख दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं वाटर के ऊपर क्या करूं, कुछ वर्क करूं तो ये इसकी इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने पाथ को वापस से गेन कर लेते हैं अगर उनके ऊपर कुछ काम किया जाए या बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई की जाए। रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज इन विच प्रोसेस रिटर्न बैक आफ्टर डूइंग सम वर्क और सप्लाइंग सम एनर्जी। लेकिन नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम उसकी इनिशियल स्टेट को गेन नहीं कर पाता, चाहे हम उसको कितनी ही एनर्जी सप्लाई करें, चाहे हम उसके ऊपर कितना ही काम करें। तो वो प्रोसेस कौन से होंगे? नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल डेथ। अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे करंट है, करंट फ्लो करता है किसी भी रजिस्टर के अंदर, तो यहाँ पे हमारी करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हीट कहाँ पे एमिट हो जाती है? इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट में चली जाती है। और हम इस हीट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ताकि ये हीट वापस से इस रजिस्टर में सप्लाई की जाए और वापस से करंट प्रोड्यूस किया जा सके। यानी इस हीट से वापस करंट नहीं बन सकता। तो ये भी कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही टाइप के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और सेकंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो इंक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? क्या बोलता है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज आइदर इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस में या तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या फिर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की। ओके अब रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने क्या लिया? आइस ले ली। ओके अब आइस है, ये मान लिया कि आइस ने इन्वायरमेंट से DQ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, अब इसने DQ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है, तो इसका मतलब सराउंडिंग की हीट DQ अमाउंट से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसने इसको हीट दी और इसने इससे हीट ली। तो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस या फिर सिस्टम
वो क्या रहेगी, डी क्यू बाई टी। अब यहाँ पे इसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की है, डी क्यू अमाउंट, और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, टी। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितनी आ गई, डी क्यू बाई टी। अब हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग ने कितनी हीट दी, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है। तो अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम से हीट लेते हैं तो वहाँ पे हम उसके साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो इसकी चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा, माइनस डी क्यू बाई टी। ओके, अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, वो किसके बराबर आएगी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर है हमारी, डी क्यू बाई टी। ओके, माइनस चेंज इन एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग कितनी है, माइनस ऑफ डी क्यू बाई टी। तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0। Change in entropy of universe is 0 for reversible process. इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोसेस दे रहा है जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अब वो पाथ 1 से भी जा सकता है और पाथ 2 से भी जा सकता है, बट फ़र्क ये है कि जो पाथ 1 है वो रिवर्सिबल पाथ है और जो पाथ 2 दे रखा है वो इरिवर्सिबल पाथ है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज 0। ओके, अब हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी एनर्जी पूरे यूनिवर्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारे सिस्टम ने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ली है तो वो किसके बराबर थी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें पता है कि डी क्यू हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म निकाली थी एंट्रोपी के लिए, डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी टी, सॉरी डी एस। अब यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो किसके बराबर आ जाएगी, डी एस बाई टी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको यूज़ करती हूँ तो कितना आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा ये, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। यूज इट इन फर्स्ट, वी गेट टी डी एस इज इक्वल टू du प्लस dw। दिस शोज दैट du, अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ ये इस साइड चला जाएगा, t ds माइनस dw। ओके, यहाँ पे जो dw है वो क्या है, फॉर रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर इरिवर्सिबल पाथ की तो इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल पाथ के लिए डी क्यू, यहाँ पे ये डी एक्चुअल ले लेते हैं कि एक्चुअली हमारे सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू एक्चुअल। यहाँ पे डी डब्ल्यू एक्चुअल क्या है कि हमारे सिस्टम ने जब डी क्यू एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की तो उसने एक्चुअली कितना काम किया, वो है डी डब्ल्यू। ये 4 है इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, अब यहाँ से हम डी यू निकाल लेते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू एक्चुअल माइनस डी डब्ल्यू एक्चुअल। ठीक है, अब हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन है। अगर इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो ये डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अब हमारे जो पाथ 1 है और पाथ 2 है, दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो उन दोनों का चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 लूँ और इसको इक्वेशन 3 लूँ तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी क्यू एक्चुअल माइनस डी डब्ल्यू एक्चुअल।
यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू एक्चुअल माइनस, अगर मैं इस टर्म को इस साइड ले जाऊँ तो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डी डब्ल्यू एक्चुअल। ओके, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो वर्क डन है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं हम लॉस्ट वर्क। और ये जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी प्लस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डी डब्ल्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। प्लस अब ये क्वांटिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ irreversible process is always greater than change in entropy during a reversible process। अब during a reversible process change in entropy क्या था, dq by t एक्चुअल। तो हम कह सकते हैं change in entropy during a irreversible process is always greater than dq actual divided by t। अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या रहेगा, वो क्या था हमारा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब सिस्टम ने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या था, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी प्लस लॉस्ट वर्क प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब हमारे सिस्टम ने सराउंडिंग से कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, डी क्यू एक्चुअल बाय डी क्यू एक्चुअल ना, तो अगर एब्जॉर्ब करी है तो उस क्वांटिटी को हम क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या आ जाएगा, डी क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लॉस्ट क्वांटिटी के बराबर, सॉरी लॉस्ट वर्क के बराबर आ जाएगा। यानी अब हमारा जो लॉस्ट वर्क है वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग ए इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन 0। और रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी क्या थी, ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंबाइन करके लिखती हूँ तो हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा, या तो 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यही कहता है कि ओनली दोज प्रोसेस आर अलाउड फॉर विच एंट्रोपी आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये नहीं बताया था कौन से प्रोसेस अलाउड हैं और कौन से प्रोसेस अलाउड नहीं हैं। और इसी कमी को पूरा करते हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया कि ओनली दोज प्रोसेस आर अलाउड फॉर विच चेंज इन एंट्रोपी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0।